हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉर्निंग मैन अब्रॉड। ये है जापान वीज़ा अपडेट के रिगार्डिंग एक वीडियो। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माय रिसर्च। ओके, तो बने रहें, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं जापान को विजिट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब 11 अक्टूबर से जापान को खोल दिया गया है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और उस दिन सेम डे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी और किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना है वो हमने शेयर किया था। अगर आप जापान का वीज़ा आज की डेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो VFS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और VFS के थ्रू आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जो कॉन्सुलेट है, अगर आप कॉन्सुलेट में कॉल करते हैं या वहाँ डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन वो नहीं करेंगे एक्सेप्ट। ओके, जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ बैठे हैं वो है बेसिकली जो लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जिनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट नहीं है, राइट, किसी और कैटेगरी का, किसी स्पेशल मिशन पे जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे। लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर है उसे VFS के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ है बहुत क्लियर। अब मैं एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की क्लैरिटी जो होती है ना, एकदम से नहीं आपको पता लगती, धीरे धीरे पता लगती है कि एग्जैक्टली मतलब क्या ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आप फटाफट से 1 मिनट के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ डॉक्यूमेंट वाइज। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए होगा अपना ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ अब पुराने पासपोर्ट जो आपको कभी इशू हुए थे वो भी आपको अटैच करने हैं। ठीक है, दोनों पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए अपने जो करंट पासपोर्ट की फोटो कॉपी। अब ये जो फोटो कॉपी है, कलर्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं कन्फ्यूजन ना रहे किसी लोगों को कि मुझे कलर्ड कॉपी चाहिए या नहीं चाहिए, पूछें सबसे, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पेज पे, एक ही फोटो कॉपी के अंदर दोनों पेज, बायो पेज की जो डिटेल्स हैं आपकी होनी चाहिए A4 साइज शीट के अंदर। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके फ़ोटो। अभी जो फ़ोटो है ये आपको 2x2 इंच की ही लेनी है, खिंचवानी है, विद वाइट बैकग्राउंड। क्लियर हो फोटो, आपका फेस अच्छे से विजिबल हो, लाइट हो प्रॉपर, और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो आपको खिंचवानी है 2x2 इंचेस की। वो बहुत ईजिली मिल जाती है, किसी फोटोग्राफर से आप पूछ लीजिए, आपको ही बता देंगे स्पेसिफिकेशन जापान की वीज़ा की क्या है। ओके, ये किसी भी कंट्री की उनको पता होती है। आगे बात करते हैं, अब बात आती है रिजर्वेशंस की। अभी जो रिजर्वेशंस हैं, होटल रिजर्वेशंस और फ्लाइट रिजर्वेशंस। अब जो VFS की साइट है उसके अंदर शायद थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि होटल की बुकिंग के अलावा उन्होंने लिखा होटल रिजर्वेशंस, उसके नीचे लिखी रिजर्वेशंस। अब ये जो रिजर्वेशन है बेसिकली फ्लाइट रिजर्वेशन है इसका मतलब। तो फ्लाइट रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, लेकिन घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि अगर आप अभी फ्लाइट के फेयर्स देखेंगे जापान के केस के अंदर, वो कुछ बने हुए हैं 49 to 50 to 60 to 70 to 80 90, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट्स हैं। और अगर आपके वीज़ा पे कहीं ज़रा सी बात पे रिजेक्शन आता है तो आपको इशू होगा। ओके, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो आजकल टिकट्स हैं वो भी पार्शली रिफंडेबल हैं या नॉन रिफंडेबल हैं, या उनके कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि कन्वीनियंस फीस लगती है, उसकी वजह से एक तो टिकट्स महंगी हो जाती है। जो टैक्सेस पड़ रहे हैं वो 27 से 28 हज़ार रुपये के टैक्सेस पड़ रहे हैं टिकट्स पे। और अगर मैं बात करूँ कि हाँ, मतलब कि आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, मिनिमम जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है जिसके अंदर आपके फ़्लाइट के डिलेज, कैंसिलेशन भी कवर्ड होते हैं, वो भी आपको 1500-1600 रुपये के आसपास मिलती हैं। और कोविड के एक्सपेंसेस की अगर आप अलग से लेते हैं कोई, मान लीजिए, तो वो भी आपको कम से कम मिनिमम सस्ती जो इंश्योरेंस है वो 600-700 रुपये की पड़ती है, 1100 की पड़ती है। ओके, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके फ़्लाइट के फेयर्स बढ़ जाते हैं। इवन अगर आप सीट्स भी बुक करते हैं, राइट, अगर आप विंडो सीट लेते हैं या बीच की सीट लेते हैं, जो भी आप लेते हैं, तो उसके भी जो मिनिमम चार्जेस हैं 1400-1500 रुपये हो सकते हैं अगर आप किसी इंटरनेशनल कैरियर के थ्रू ट्रैवल करने लगे हैं, चाहे जापान चाहे कहीं और। ठीक है, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डमी टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। और आप वो कर सकते हैं ईज़ माई ट्रिप करके जो साइट है, वहाँ से, और भी कुछ 2-4 साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी जो डमी टिकट्स हैं वो बुक कर सकते हैं। तो डमी टिकट्स आपको लगानी पड़ेंगी इस केस के अंदर, फ्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। होटल रिजर्वेशन के अंदर भी सेम है, अगर आप अगोडा से बुक करें, आप किसी और साइट से बुक करें, तो आपके पास ऑप्शन है
कि आप जो है पे लेटर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या पे एट होटल का ऑप्शन चूज़ करते हैं। उस केस के अंदर आपको बस अपनी बेसिक क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होती हैं, वो आपको चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड मतलब जाने से 1-2 दिन पहले या विद इन 48 आवर्स आपको जो है अगर कुछ प्लान चेंजेस हैं आपके तो आप वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की डमी टिकट्स रिजर्वेशन लगानी है। पेड कन्फर्म्ड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कन्फर्म्ड तो होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट आपने की है नहीं की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको जो है पासपोर्ट, अपने असली जो ओरिजिनल पासपोर्ट है आपका, न्यू पासपोर्ट ओल्ड पासपोर्ट दोनों लगाने हैं। फ़ोटो कॉपी लगानी है, एक ही पेज पे A4 साइज़ शीट पे आपके दोनों बायो पेज की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। तीसरी आपको फ़ोटोज़ खिंचवानी है जो कि 2 बाई 2 इंच की होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड मेक श्योर। और उसके बाद आपको जो है डमी टिकट्स दिखानी है, होटल रिजर्वेशंस और फ्लाइट्स की दोनों की। ठीक है, ये कंफर्म्ड है। और इसके अलावा बात आती है आगे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा बेसिक सा फॉर्म है, वो आप मेरी साइट के थ्रू ले सकते हैं। मेरे साइट के थ्रू सारे लिंक और रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और आपको लगाना पड़ता है कवर लेटर। अब कवर लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट है, स्पेशली जो मैंने जापान का पेज बनाया अपनी साइट पे, उस पे जो सारी लेटेस्ट वीडियोस है जापान की वहाँ आएंगी। और इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं, लिंक्स हैं वीज़ा को लेके, वो मैंने बना के डाल दी अपनी साइट पे। आप जाके कवर लेटर किस तरीके से लिखा जाता है आप देख लीजिए। बेसिकली आपको ये दिखाना होता है कवर लेटर में कि आपकी ट्रैवल पीरियड कब से कब तक है, और आप जो है वहाँ कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे, क्यों आप जापान जा रहे हैं। तो मतलब एक अच्छी एक राइटअप सा बना के आप लिख सकते हैं। और आप ये दे सकते हैं कि जितना भी आप जो खर्चा होगा वो मैं बेयर करूँगा, अपने एक्सपेंसेस, मैं सफिशिएंट कैश लेके जा रहा हूँ। और आपको डे वाइज इसमें आइटनरी लगानी पड़ती है। तो वो एक डमी आइटनरी जो है आपको मेरी साइट के थ्रू मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं एज इट इज़, और अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिए। कवर लेटर के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सवाल उठता है ITR का। अब जो लोग ITR फाइल करते हैं, जो लोग सैलरीड हैं या आप ITR फाइल करते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर, मतलब कि लास्ट डेट जुलाई थी आई थिंक इस साल की, जब आपने लास्ट ITR अपनी फाइल की होगी लेटेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो 22-23 की असेसमेंट की आप ITR कॉपी लगा सकते हैं, हो सकें क्योंकि आप इनकम टैक्स की साइट पर जाते हैं, आपके पास अपने प्रीवियस ईयर्स की भी जो ITR होता है डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। तो आप लास्ट मतलब 2021 और 22 की भी डाउनलोड करके रख लें और 2 ITR की कॉपीज लगा दें। अगर आपने ITR की कॉपी दे दी तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और अच्छी बता दूं यहाँ पे कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगाने लगे हैं ITR की जगह, तो वो भी कोई चैलेंज नहीं है। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग पे जाके अपनी डिजिटल कॉपी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। 6 महीने की कॉपी जो है डाउनलोड कर लें, उसके 4-5 पेज होंगे लगभग, आई थिंक इतने ही होने चाहिए। और उस पर आपको कोई बैंक की स्टैंपिंग या सील अटेस्टेशन नहीं चाहिए। ठीक है, वो सिंपल आपकी जो डिजिटल कॉपी है विल बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर आप अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो लोग सिर्फ ITR देना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, या बैंक स्टेटमेंट देंगे लेकिन ITR उनको नहीं देनी है, नहीं मिली उनको या फाइल नहीं की उन्होंने, तो उस केस के अंदर वो लोग बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको कहता हूँ इस काम को करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तो मतलब कहने का है कि 2 साल के ITR अगर आप ले लेंगे तो आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, और अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी लगा देंगे ITR के साथ तो प्रोफाइल आपका और स्ट्रांग होगा। फिक्स डिपॉजिट्स हो गए या कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स आप दिखाना चाहते हैं वो भी आप एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे दिखा सकते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल। बहुत सिंपल है जापान का वीज़ा अप्लाई करना, और बहुत ही कुछ सिंपल और बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इट इज़ नॉट लाइक साउथ कोरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, उनको हर चीज़ चाहिए, उसके बाद भी वीज़ा पे रिजेक्शन आने हैं लोगों के, और दैट वाज बैड। लेकिन अभी जापान के केस में आपके लिए चीज़ें हैं, तो सारी जो इंपॉर्टेंट रिसर्च मैंने जो की है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन नोटिफिकेशन को अगर आप हिट करेंगे तो सभी ट्रैवल अपडेट्स के बारे में इसी तरीके से आपको पता चलता जाएगा। सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।